नमस्कार। चलिए सुनते हैं डॉक्टर श्री प्रसाद की लिखी कहानी राजकुमार। हमारे गांव का किला अब तो टूट फूट गया है, अब उसका खंडहर है। पर यह खंडहर ही बता रहा है कि किसी जमाने में किला बहुत बड़ा रहा होगा। जमीन से लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले पर कभी हाथी चढ़कर जाता था। एक और गांव है, दूसरी ओर जमुना का दूर तक फैला कछार। किले से सब कुछ दिखाई देता है। इस किले में तरह तरह के राजा और तरह तरह के राजकुमार हुए हैं। एक वह भी राजा हुआ है जिसने गांव को आगे बढ़ाया और लोगों की भलाई की। पर इसी किले में एक राजा ऐसा भी हुआ है जो लोगों की चमड़ी उधड़वा लेता था। उसकी बात न मानने पर मेरे बाबा ने यह अपनी आंखों से देखा था और विरोध भी किया था। इसका उन्हें फल भी भोगना पड़ा था। राजा के लोगों ने खड़ी फसल काट ली थी। फरियाद करने पर राजा ने कुछ नहीं किया था। ऐसे ही अच्छे और बुरे राजा इस किले में होते रहे हैं। इनमें से कुछ के किस्से गांव के लोग बताते हैं। गांव के बूढ़े लोग, जैसे तरह तरह के राजा हुए वैसे ही तरह तरह के राजकुमार भी हुए होंगे। राजकुमार ही तो बड़े होकर राजा बनते हैं, पर राजकुमारों के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। एक राजकुमार को छोड़कर, राजकुमार जयवर्धन राजा श्रीमत वर्धन का पुत्र था। जब जयवर्धन बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। कई विद्वान उसको शिक्षा देने के लिए रखे गए। कोई उसे हिंदी पढ़ाता, कोई गणित, कोई संस्कृत और कोई संगीत। राजकुमार को राजनीति, घुड़सवारी और हथियार चलाने की कला भी सिखाई जाती थी। राजकुमार बुद्धि से बड़ा तेज था, सब कुछ जल्दी जल्दी सीखता गया। पर शिक्षा लेते समय एक बात राजकुमार को बराबर खटकती थी। वह अकेला ही सब कुछ सीखता था, जबकि गांव के और लड़के पाठशाला में मिलकर लिखते पढ़ते और सब कुछ सीखते थे। वह गांव के लड़कों को मिलकर पढ़ने के लिए जाते देखा करता था। किले के नीचे ही पाठशाला थी, इसलिए वो लड़कों के पढ़ने या खेलने के समय शोरगुल भी सुनता था। उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि वह भी सबके साथ खेले, सबके साथ पढ़े और सबसे बात करे। पर वह किले के बाहर नहीं जाता था और किले में गांव का कोई लड़का नहीं जाता था। अगर राजकुमार किले के बाहर जाता भी था तो ऊंचे से हाथी पर बैठकर। उस समय तो गांव के लड़के सिर्फ उसका दर्शन करते थे, न कोई उनसे बोलता था और न वो किसी से बोलते थे। एक दिन राजकुमार ने अपनी माँ से, जो रानी थी, कहा, माँ मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। क्यों, अच्छा क्यों नहीं लगता? माँ ने कहा, क्या किन्हीं गुरुजी से कोई परेशानी है? नहीं, मेरे गुरुजी तो सभी अच्छे हैं, पर मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। राजकुमार ने दुखी होते हुए कहा, तू अकेला तो नहीं है। माँ ने समझाते हुए कहा, मैं हूँ, तेरे पिताजी हैं, तेरे गुरु लोग एक एक कर रोज तेरे पास आते ही हैं और फिर तमाम नौकर चाकर हैं। माँ, जो रानी थी, फिर बोली, तू दादी से भी तो बात करता है। ये सब तो ठीक है माँ, राजकुमार बोला, लेकिन मैं फिर भी अकेला हूँ। मेरी उम्र का तो कोई मेरे पास नहीं आता, न खेलता है। माँ हंस पड़ी, तू राजकुमार है, तेरे साथ राजकुमार ही खेल सकता है। गांव में तो कोई राजकुमार है नहीं जो तेरे साथ खेले। माँ फिर बोली, मैं भी तो अकेली रहती हूँ क्योंकि मैं रानी हूँ। तुम्हारी बात अलग है माँ, राजकुमार ने कहा, तुम बड़ी हो, नौकरानियां तुमसे बात करती रहती हैं, इससे तुम्हारा मन बहल जाता है, मेरा मन नहीं बहलता। माँ अपने बेटे के अकेलेपन से कुछ दुखी तो हुई, पर किले में इसका कोई उपाय न था। किला राज परिवार के लिए था, राज परिवार के लोग ही उसमें रहते थे। संयोग से राजकुमार के कोई भाई बहन भी न थे कि उसका मन लग जाता। राजकुमार की माँ रानी थी तो क्या थी, तो माँ, उसका हृदय तो माँ का था। फिर किले में न जाने कितने राजकुमार हुए, फिर राजा हुए, उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की। किले में रहने वाले ऐसी शिकायत कर ही नहीं सकते। पर माँ ने फिर भी राजकुमार से पूछा, आखिर तू चाहता क्या है? मैं गांव के लड़कों के साथ खेलना चाहता हूँ। राजकुमार ने अपने हृदय की बात बताई। वह आगे बोला, गांव के लड़के एक साथ पढ़ने आते हैं, एक साथ पढ़कर घर जाते हैं, वे आपस में मिलकर बात करते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ। राजकुमार बच्चा था, पर ऐसा बच्चा नहीं था कि कुछ समझे नहीं।
उसने कभी गांव के लड़कों को किले में नहीं देखा था। इससे वह जान गया था कि किले में गांव के लड़के नहीं आ सकते और ना वे उसके साथ खेल सकते हैं। फिर भी उसके मन में यह भावना आ ही गई थी, आखिर चीजें बदल भी तो जाती हैं। अगर गांव के लड़के अब तक किले में नहीं आए तो अब आ सकते हैं, और वो भी लड़कों के साथ किले के बाहर या गांव में खेल सकता है। जिस तरह राजकुमार ऐसी बातें सोच रहा था, उसकी माँ भी कुछ ऐसा ही अनुभव करने लगी थी। आखिर उसके बेटे ने उससे जो कुछ कहा था, हृदय से कहा था, फिर माँ के ऊपर असर क्यों ना पड़ता। राजकुमार की माँ को गौतम बुद्ध की याद हो आई। वे भी तो राजकुमार थे, महल में रहते थे और उन्हें सभी सुविधाएं मिली हुई थी। फिर भी उनका मन नहीं लगा और वे साधु हो गए। उन्होंने घर छोड़ दिया। पर समस्या सही होते हुए भी बड़ी कठिन थी। राजकुमार भी उदास था और उसकी माँ भी। अंत में रानी ने बात को राजा तक पहुंचाने का निश्चय किया। रात हुई, राजा को राजकाज से छुट्टी मिली। वे किले में भीतर पहुंचे और फिर चौके में भोजन करने आए। उसी समय रानी ने धीरे धीरे सारी बात राजा को बताई। सुनकर राजा हंस पड़े। बच्चा है, किले के नियमों को नहीं जानता। वो यह नहीं जानता कि बड़ा होकर वह राजा बनेगा। गांव के लोग जो अपनी प्रजा है, उनके बच्चे राजकुमार के साथ नहीं खेल सकते। राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा। प्रजा के बच्चे और राजा के बच्चे एक समान नहीं होते। राजा एक सांस में इतनी बातें कह गए और फिर अंत में बोले, उसे समझा देना, फिर वो ऐसी बात नहीं करेगा। मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ, आपकी बातें भी ठीक है, राजकुमार की माँ ने कहा। पर वह मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। समझेगा क्यों नहीं? राजा ने रानी के सामने जिस्सी करते हुए कहा। उसे समझाना तो पड़ेगा ही। गांव के बच्चे के साथ तो उसे खेलने को कहा नहीं जा सकता। राजकुमार की माँ रानी मन ही मन परेशान हो उठी। राजा भले थे, प्रजा में उनका नाम था, पर थे तो आखिर राजा ही। रानी उन्हें कुछ समझा नहीं सकती थी। अपने पुत्र के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति थी, पर किले का नियम कैसे तोड़ा जा सकता था। दूसरी ओर वह अपने बेटे को दुख को भी देख रही थी और यह भी अनुभव कर रही थी कि यदि राजकुमार के मन में ऐसी बात आ गई तो इससे उसकी कोई गलती नहीं है। राजकुमार जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। जिस समय राजा और रानी बात कर रहे थे, उसी समय एक सेवक के साथ राजकुमार भी वहीं आ गया। राजा ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। राजा ने देखा कि राजकुमार सचमुच उदास है। बोला, बेटा, तुम्हारी माँ कहती हैं कि तुम अकेले होने के कारण परेशान हो। हाँ पिताजी, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। राजकुमार माँ को बताई बातें दोहराने लगा। गांव के लड़के साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। मैं भी उनके साथ खेलना चाहता हूँ। वे सुंदर कपड़े नहीं पहनते, इससे क्या? वे गरीब हैं, इसलिए सुंदर कपड़े नहीं पहन पाते। आप उन्हें किले में आने दीजिए, मैं उनके साथ खेलूंगा। राजा ने देखा राजकुमार कुछ कह रहा है, हृदय से कह रहा है। उसकी बात में सच्चाई है। बच्चे सब एक होते हैं, चाहे बच्चा राजा का हो चाहे प्रजा का। राजा प्रजा तो ऊपरी बातें हैं, हृदय में सब एक है। राजा राजकुमार की तर्क भरी बातें सुनकर और उसका दुख देखकर पसीज उठा। उसने मन में कुछ तय कर लिया। दूसरे दिन दरबार में विचार हुआ। कुछ मंत्रियों ने विरोध भी किया, पर राजा ने सबको समझा दिया, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ तय कर चुके थे। और गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी कि उनके लड़के राजकुमार के साथ खेलने लगे। लड़के राजकुमार के साथ किले में खेलते, किले के बाहर खेलते और कभी कभी राजकुमार गांव के मैदान में भी लड़कों के साथ खेलता। जब राजकुमार ने गांव के मैदान में खेलना शुरू किया तो खेलने की जगह को सजाया गया। चारों ओर पेड़ पौधे और बेलें लगाई गई। गांव में सुंदरता आ गई। गांव के लोग बताते हैं कि जब राजकुमार बड़ा होकर राजा बना तो उसने अपनी प्रजा के लिए अनेक अच्छे काम किए। जयवर्धन सरोवर उसी जमाने का है और जयवर्धन बाल विद्यालय उसी राजा के नाम पर है, और फिर उसका नाम तो बड़े बूढ़ों की जबान पर है। बड़े बूढ़े इस बात को लड़कों को बताते हैं और लड़के इस बात को सोचकर खुश होते हैं कि उनके गांव में एक राजकुमार ऐसा भी हुआ था। गांव के टूटे फूटे किले के साथ और भी बातें जुड़ी होंगी, जैसे
यह बात जुड़ी है, पर राजकुमार के किस्से जैसी इतनी अच्छी और बातें नहीं हुई होंगी। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी पंचलाइट। ये कहानी आपको पुराने समय की यादों में ले जाएगी। हाँ, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। पिछले 15 महीनों से दंड और जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव में कुल सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी 8 पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव में पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले से ही तय किया कि जो 10 रुपए बच गए हैं उनसे पूजा सामग्री खरीद ली जाए। बिना पूजा पाठ के नई चीज का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों के राज में भी पुल बनने पर बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन रहते ही घर की ओर लौटे। सबसे आगे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा सर पर लिए चल रहा था और उसी के पीछे गांव के सरदार, दीवान और पंच वगैरह चल रहे थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदे हो महतो? महतो ने कहा, देखते नहीं हो पंडित जी, पंचलाइट है। बाभन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी लोग कामकाज छोड़कर दौड़े आए और एक दूसरे को कहते हैं, चल रे चल, जल्दी चल, अपनी टोली में पंचलाइट आया है, पंचलाइट आया है। उधर छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस ना लगे पंचलाइट पर। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन भी होगा। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और पंचलाइट पंचलाइट चिल्लाने लगे। सरदार ने कहा, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं और कोई दूसरी बात नहीं होगी, गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। फिर सरदार ने कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया, पंचलाइट के पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया लगेंगे। मैंने कहा, दुकानदार साहब, या मत समझो कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद तो दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा और बोला, लगता है आप जाति के सरदार हो। ठीक है, जब आप खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको पंचलाइट दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार निकला। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे घुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार को और दीवान जी को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा और छड़ीदार ने औरतों की मंडली को बताया, रास्ते में पंचलाइट सन सन बोल रहा था। लेकिन हैन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साबनिये की दुकान से 3 बोतल मिट्टी का तेल आया और अब सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी की दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा था। अब पूजा सामग्री चौके पर सजी है, कीर्तनिया लोग ढोल करतार लिए बैठे हैं और पंचलाइट रखा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना,
भाई रे गायलू तो दूहे कौन, और लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बोले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसको जलाने वाले और जानकार लोग भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा ही रहे। जिंदगी भर दूसरी पंचायत के लोगों का ताना कौन सुनेगा कि पंचलाइट लाए जला नहीं पाए। हम लोग पंचलाइट जलाएं तो पंचलाइट जला, ना ना ना, पंचायत के इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से हम पंचलाइट नहीं जलवाएंगे। चारों ओर उदासी छा गई थी, अंधेरा बढ़ने लगा था। किसी ने आज अपने घर में ढिबरी भी न जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिमरी कौन जलाता। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। पंचों के चेहरे भी उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। तभी एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हुए जा रहे हैं। मजा लेकर कह रहे हैं, कान पकड़कर तुम लोग पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, पंचलाइट तुरंत जलने लगेगा। और ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंस रहे हैं। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वह कैसे बोले कि वो जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं सनम गीत गाता है। और पंचों की निगाह में भी गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर गोधन यहाँ बसा था। बस इस बात पर पंचों को मौका मिला, 10 रुपए जुर्माना लगाया और जुर्माना न देने पर हुक्का पानी बंद कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर ही है। उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले। और उधर उसकी जात बिरादरी का पानी उतर रहा था। दूसरी बिरादरी के लोग हंसी उड़ा रहे थे। मुनरी ने चालाकी से गोधन के नाम की बात अपनी सहेली के कान में डाल दी और बोली, कनेली तू सरदार से गोधन का नाम बोल दे। कनेली बोली, सरदार गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। सरदार बोले, कौन गोधन? गोधन जानता है पंचलाइट जलाना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंच ने ही एक मत होकर गोधन का हुक्का पानी बंद किया था। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जब जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान ने कहा, ठीक है सरदार जी। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन की पाबंदियां खोल दी जा रही हैं। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कह रहा है कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई कल कब्जा बिगड़ जाए तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली अपनी साज सज्जा तैयार करने लगे। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा?
लो, अब आया मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी टोलों वालों ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना जाने समझे बूझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था। बिना स्प्रिट के ही पंचलाइट जलाएगा वो। गोधन बोला, थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ी हुई गई और गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती चली गई। लोगों के दिल से गोधन के लिए मैल दूर हो गया और बोले, गोधन तो बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनियों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय बोलकर कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते चेहरे अस्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। दोनों ने आंखों ही आंखों में कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रख ली। तुम्हारा अब 7 खून माफ है। खूब गाओ, मजे से गाओ। अब मजे से सलीमा का गाना गाओ। गुलरी काकी बोल पड़ी, गोधन बेटा, आज रात का खाना मेरे घर में खाना। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की तरफ देखा। इस बार मुनरी ने मुस्कुराकर पलकें झुका ली थी। कीर्तनियों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वन की। जय हो, जय हो। अब पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। धन्यवाद। अब चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी की लिखी कहानी चुन चुन चींटे की सैर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। पानी थोड़ी देर पहले ही बरसकर बंद हुआ था। ऐसे भीगे भीगे मौसम में चुन चुन चींटे का मन बाहर घूमने के लिए मचलने लगा, लेकिन उसे अपनी माँ की डांट की चिंता थी। चुन चुन ने अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलकर माँ की ओर देखा। चुन चुन की माँ उसको सुलाते सुलाते खुद ही सो गई थी। वह अपने पलंग पर से चुपके से उठा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ बाहर निकल आया। चुन चुन का घर एक बूढ़े पीपल की जड़ के एक छोटे से सुराख में था। बाहर आकर उसने देखा कि सारी जमीन गीली हो गई थी। चुन चुन ने सोचा क्यों ना पेड़ पर चढ़कर यह खूबसूरत नज़ारा देखा जाए। यह सोचते ही वह खुश हो गया और उछलता कूदता पेड़ पर चढ़ गया। चुनमुन बड़ी सावधानी से पीपल के तने से होता हुआ टहनियों पर जाकर खड़ा हो गया। टहनी से लगा हुआ पीपल का एक बड़ा पत्ता हवा के हल्के हल्के झोंकों से काँप रहा था। चुन चुन का मन उस पर बैठकर झूलने का होने लगा। थोड़ी ही देर में वह उस पत्ते पर जाकर बैठ गया और झूलते हुए आसमान की हरियाली देखने लगा। सामने वाले नीम के पेड़ पर गौरैया मौसी की छोटी सी कोठरी थी और इस वक्त वह अपनी खिड़की पर बैठी हुई थी। चुन चुन को देखकर बोली, अरे चुनमुन, ये क्या अकेले अकेले कूद फांद कर रहा है? तेरी माँ कहाँ गई? चुनमुन मीठी सी तुतली जबान में बोला, मौसी माँ सो रही है। गौरैया मौसी बोली, तभी तू नज़र बचाकर बाहर निकल आया है। उस समय पेड़ के नीचे कहीं से बारिश से अपने को बचाता हुआ एक शेर आकर खड़ा हो गया। चुनमुन की नज़र उस पर पड़ी तो वह घबरा गया। जंगल में शेर से सभी डरते थे। वह जिसे पाता उसे मिठाई की तरह खा जाता। चुनमुन की टांगें थरथर थरथर कांपने लगी। वह अपने को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी जिस पत्ते पर वह बैठा था उस पर एक मोटी सी बूंद टपक पड़ी। चुनमुन डरा हुआ था। ऊपर से बूंद के टपकने से उसके पैर डगमगा गए और वो फिसलकर लुढ़कता पुढ़कता हवा में उड़ता शेर की पीठ पर जाकर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी
और छलांग मारकर दौड़ पड़ा। चुनमुन की समझ में नहीं आ रहा था कि एकाएक ये हो क्या गया। गनीमत यही थी कि चुनमुन को गिरने से चोट नहीं आई। चोट आती भी कैसे? गिरते ही उसे लगा कि वह किसी गलीचे पर जा पड़ा है। चुनमुन ने अपने को संभाला। शेर की पीठ को ज्यादा देर तक गलीचा समझकर पड़ा नहीं रहा जा सकता था। फिर शेर दौड़ भी बड़ी तेजी से रहा था। चुनमुन ने दोनों हाथों से शेर की पीठ को जकड़ लिया। शेर चुनमुन को तेजी से लेकर नदी के किनारे पहुंचा, फिर जंगल के अंदर गया, बाहर आया, घास पर बैठा, वहां से उठकर इधर उधर घूमा, छोटी बड़ी छलांग लगाई। इन सब बातों से चुनमुन का डर कुछ कम हुआ और वह आराम से शेर की पीठ पर बैठ गया। अचानक शेर एक जगह रुककर धीमे धीमे गुर्राने लगा। उसकी पीठ हल्के से कांपकर स्थिर हो गई। चुनमुन ने सोचा कोई बात जरूर है। अच्छा भला शेर आखिर रुककर गुर्राने क्यों लगा? क्या कुछ खतरे की बात है? तभी चुनमुन की नज़र झाड़ियों से दूर खुले मैदान में खेलते हुए एक हिरन और उसके बच्चे पर पड़ी। चुनमुन का मन उस बच्चे से खेलने के लिए मचलने लगा, लेकिन वो वहां तक पहुंचता कैसे? बीच में शेर बहुत बड़ी बाधा थी। इधर शेर चुपके चुपके अपनी देह को सिकोड़कर छलांग मारने की तैयारी कर रहा था। अचानक चुनमुन को लगा कि उसे शेर के पंजों से उन दोनों हिरणों को बचाना चाहिए। जब चुनमुन की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बड़ी जोर से शेर की पीठ पर अपने तेज दांत गड़ा दिए और उसे पूरी ताकत से कई जगहों पर काट लिया। शेर हमले की पूरी तैयारी करके छलांग मारने जा ही रहा था कि उसकी पेट पर तेज सुइयां चुभने लगी। दर्द और गुस्से के मारे वह दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर हिरन और उसका बच्चा दोनों ही चौंक गए और शेर पर नजर पड़ते ही वे दोनों तेजी से भागकर क्षण भर में जंगल में गायब हो गए। चुनमुन को लगा अब उसे भी भाग जाना चाहिए। वह लपक कर बगल वाले जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। उधर शेर मारे गुस्से के दहाड़ता हुआ एक ही छलांग में जंगल में घुसकर गायब हो गया। बस रह रह कर उसकी दहाड़ सुनाई पड़ती। चुनमुन इस बात से बड़ा प्रसन्न था कि उसके कारण दोनों हिरणों की जान बच गई थी। तभी चुनमुन को किसी ने कान पकड़कर खींच लिया। उसने चौंक कर देखा, गौरैया मौसी थी। चुनमुन ने खुश होकर पूछा, मौसी तुम? मौसी ने चुनमुन को प्यार से डांटा, चुप शैतान, मैं कोई शेर नहीं हूँ जो मुझे बेवकूफ बनाएगा। अब मेरी पीठ पर बैठकर चुपचाप घर चल, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। चुनमुन कुनमुनाया, फिर समझदार बच्चे की तरह मौसी की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी की लिखी कहानी शेर सिंह का चश्मा। जाड़े के दिन थे। राजा शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सामने वाली सड़क से किसी को गुजरते हुए देखा। गौर से देखने के बाद उन्होंने पुकारा, बेटे चूहे राम, कहाँ जा रहे हो? महाराज की जय हो, लेकिन मैं चूहे राम नहीं, गोरा खरगोश हूँ, जरा मूंगफली के खेतों की ओर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, राजा शेर सिंह ने कहा, जाओ खूब मौज करो। थोड़ी देर बाद फिर उधर से कोई गुजरा। शेर सिंह ने उसे पुकारा, कहाँ जा रहे हो डंपी कुत्ते? आज सुबह सुबह किसके पीछे लग लिए? महाराज की जय हो, मगर महाराज मैं डंपी कुत्ता नहीं, ढेंचू गधा हूँ, जरा नदी किनारे जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, शेर सिंह ने कहा, जाओ नदी किनारे की बालू पर खूब लोटो, मौज करो। गधा चला गया। वहां से थोड़ी देर बाद एक और जानवर गुजरा। शेर ने इस बार काफी गौर से उसे देखा, फिर बोले, नीले घोड़े, कहाँ जा रहे हो? महाराज की जय हो, मगर क्षमा करें महाराज, मैं नीला घोड़ा नहीं, कुबड़ ऊंट हूँ, जरा उस पहाड़ तक घूमने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, शेर सिंह ने कहा, पहाड़ के पास जाकर जरा अपना कद भी नाप लेना। अपनी बात पर वे थोड़ा मुस्कुराए। ऊंट शर्माता हुआ चला गया। तभी सामने वाले पेड़ पर कुछ खड़खड़ाहट हुई। पेड़ के पत्ते और डालियां हिलने लगी। शेर सिंह को लगा पेड़ से उतरकर कोई जानवर उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने कुछ देर तक गौर से उसे देखा, फिर बोले, आओ गिलहरी रानी, क्या बात है, मुझसे कुछ कहना चाहती हो? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी। महाराज की जय हो,
महाराज, मैं रानी गिलहरी नहीं, रेड्डी मंकी हूँ। कल रात ही शहर से लौटा हूँ। कौन रेड्डी? पहचाना नहीं महाराज? अपने लाली बंदर को नहीं पहचाना? अच्छा, तो तू है लाली, मगर रेड्डी कब से बन गया? महाराज, रेड माने लाल और रेड्डी माने लाली, यह अंग्रेजी है। अब शहरों में यही चलती है। शेर सिंह ने कहा, तेरी अंग्रेजी सुनकर बहुत खुशी हुई, मगर मेरे आगे अब इसे मत बोलना। इसे सुनकर कानों में ना जाने कैसी खुजली मचने लगी। इसे एलर्जी कहते हैं महाराज। यह क्या चीज़ है रे लाली? महाराज, हमारी त्वचा जिस चीज को पसंद नहीं करती उसे अपने तरीके से बता देती है। जैसे कभी आप नाराज होते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, इसी तरह हमारी त्वचा भी कभी कभी नाराज होती है। राजा शेर सिंह ने जम्हाई लेते हुए कहा, समझ गया। लाली बंदर थोड़ा डरते डरते बोला, महाराज, गुस्ताखी माफ हो। आपकी आंखों को क्या हो गया? सुबह से ही देख रहा हूँ ये ठीक से काम नहीं कर रही हैं। उम्र हो गई है, आंखें कमजोर होंगी ही। महाराज, आप चश्मा लगा लीजिए, उसमें से चीजें साफ नजर आएंगी। मगर चश्मा इस जंगल में मिलेगा कहाँ? मैं इंतजाम कर दूंगा, बंदर बोला। शेर सिंह उसकी बात पर बहुत खुश हुए। बोले, जा लाली, जंगल में घूमा, जितना चाहे फल खा, मौज कर। थैंक यू कहकर लाली बंदर जो उछला तो सीधा पेड़ की डाल पर जा बैठा। फिर एक डाल से दूसरी डाल पर फुर्ती से कूदते हुए वहां से गायब हो गया। लाली बंदर काफी दिनों बाद शहर से जंगल लौटा था। जंगल जैसी मस्ती शहर में कहाँ थी। वह खुशी से फलदार पेड़ों पर उछल कूद कर और मीठे मीठे फल तोड़कर खा रहा था। फल खाते खाते उसकी नज़र दो आदमियों पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे। उनमें से एक आदमी काफी मोटा था, उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था, वह ऊँघ रहा था। उसका चश्मा बार बार उसकी गोद में गिर पड़ता था। वह जितनी बार अपना चश्मा नाक पर लगाता, चश्मा उतनी बार गिर पड़ता। लाली को शरारत सूझी। उसने उन दोनों के पास पहुंचकर अचानक जोरदार घुड़की दी। लाली बंदर की घुड़की सुनकर दोनों ही घबरा गए। वे भाग खड़े हुए। मोटा आदमी अपना चश्मा छोड़कर भागा। लाली का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मैदान साफ देखकर लाली ने गिरा हुआ चश्मा उठा लिया और उसे लेकर राजा शेर सिंह के पास पहुंचा। राजा शेर सिंह अपनी गुफा के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे। लाली बंदर को आता देखकर बोले, आओ गिल्लू गिलहरी, क्या हाल है? लाली बंदर ने तुम्हें सताया तो नहीं? वह कल ही शहर से लौटा है। महाराज, गुस्ताखी माफ, मैं लाली बंदर ही खड़ा हूँ, गिल्लू गिलहरी नहीं। मैं भला गिल्लू गिलहरी को क्यों परेशान करूँगा। खैर, अपनी आंखें बंद कीजिए, देखिए मैं क्या लाया हूँ। राजा शेर सिंह ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए लाली बंदर की ओर देखा। बोले, जब मैं अपनी आंखें ही बंद कर लूँगा तो देखूँगा क्या? मगर तुम कहते हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। लाली बंदर ने लपक कर राजा शेर सिंह को चश्मा पहना दिया। राजा शेर सिंह ने अपनी आंखें खोली। उन्हें उस चश्मे से साफ नजर नहीं आया, उन्हें सब धुंधला धुंधला ही लगा। वे बोले, अरे लाली, लगता है जैसे तू कोहरे में खड़ा है। अभी अभी तो धूप थी, यह कोहरा कहाँ से आ गया? लाली मुंह बिचका कर बोला, मैं कोहरे में नहीं खड़ा हूँ, धूप में ही हूँ। लगता है आपको यह चश्मा ही फिट नहीं आया। फिट? यह क्या चीज है? राजा शेर सिंह ने पूछा। मतलब यह कि चश्मा आपके लिए बेकार है महाराज। अब वही चश्मा लाना लाली जो मुझे फिट बैठे, नहीं तो समझ लेना। राजा शेर सिंह को गुस्से में देखकर लाली बंदर के पसीने छूटने लगे। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, चश्मा जल्दी से लाना लाली, कहीं भाग मत जाना। लाली बंदर के लिए यह बड़ी मुसीबत हो गई। उसने मन ही मन कहा, अब भुगतो लाली। मगर लाली को ज्यादा देर भुगतना नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद लाली बंदर को जंगल में एक पिकनिक पार्टी दिखाई पड़ गई। उसने देखा उस पार्टी में कई लोगों की आंखों पर चश्मे थे। लाली बंदर ने गिने, 1, 2, 3, कुल 15 चश्मे थे।
मगर इनमें से किसका चश्मा राजा शेर सिंह को फिट बैठेगा? अगर इस बार भी चश्मा फिट नहीं बैठा तो लाली की जान की खैर नहीं थी। लाली बंदर चिंता में पड़ गया। फिर उसे एक बात सूझी, क्यों न राजा शेर सिंह को ही यहाँ ले आया जाए, वे खुद ही देख लेंगे। जो चश्मा फिट बैठेगा वह उनका। वह पेड़ों पर फुर्ती से कूदता हुआ राजा शेर सिंह के पास जा पहुंचा। शेर सिंह अपनी गुफा में लेटे हुए थे। लाली बंदर ने उनको सब कुछ बताकर अपने साथ झटपट चलने के लिए कहा। पहले तो राजा शेर सिंह ने वहां जाने में आनाकानी की, फिर लाली बंदर के साथ चल पड़े। लाली बंदर ने जंगल के कुछ और जानवरों को भी अपने साथ ले लिया। जल्दी ही वे पिकनिक पार्टी के पास पहुंच गए। लाली बंदर के इशारा करते ही सभी जानवरों ने पिकनिक पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया। अपने को चारों तरफ से इस तरह जानवरों से घिरा देखकर पिकनिक में आए लोगों के हाथ पांव फूल गए। लाली ने उन सबको इशारों में समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप आप लोग बैठ जाओ। राजा शेर सिंह एक ऊंची जगह चुनकर बैठ गए। रोब जमाने के लिए उन्होंने एक जोरदार दहाड़ मारी। दहाड़ क्या थी, जैसे दिवाली का बम था। कुछ लोग घबरा कर गिर पड़े, कुछ लोग थर थर कांपने लगे। किसी की टोपी जमीन पर गिर पड़ी तो किसी का चश्मा। उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लाली बंदर ने अपना काम शुरू किया। वह पहले गिरे हुए चश्मे को उठाकर उसे झाड़ पोंछ कर राजा शेर सिंह के पास ले गया। राजा शेर सिंह ने पहली बार की तरह इस बार अपनी आंखें बंद नहीं की। उन्होंने आंखें खोले खोले ही उसे पहन लिया, मगर कोई फायदा नहीं। पिछले चश्मे की तरह ही इस चश्मे से भी उन्हें धुंधला ही नजर आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि सब कोहरे में खड़े हैं। उन्होंने चश्मा फेंक दिया। अब लाली बंदर सभी के आंखों से चश्मा उतार कर राजा शेर सिंह को पहनाने लगा। इनकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लाली बंदर ने जिससे चश्मा मांगा उसी ने उतार कर उसे दे दिया। उतारते पहनते पहनते उतारते आखिरकार एक ऐसा चश्मा निकल ही आया जिसे पहनकर राजा शेर सिंह को सब कुछ नजर आने लगा। अब कहीं कोहरा नहीं था। उन्हें दूर की चीजें साफ नजर आने लगी। मतलब यह कि चश्मा उन्हें फिट बैठ गया था। राजा शेर सिंह खुशी से दहाड़ कर बोले, फिट फिट फिट। वहां खड़े सभी जानवर चिल्लाकर ताली बजाने लगे। फिट है के शोर से पूरा जंगल कांप उठा। राजा शेर सिंह ने खुशी से लाली बंदर को गले लगाने के लिए अपने हाथों को फैलाया, मगर राजा शेर सिंह की मोटी मोटी बाहों को देखकर लाली बंदर घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर सभी हंसने लगे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी जी की लिखी कहानी रसीले बोल। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। दामोदर की छुट्टियां हो गई थी। दामोदर के मामा किसी काम से उसके शहर में आए थे। लौटते समय वे दामोदर को अपने साथ लेते गए। दामोदर का ननिहाल गांव में था। दामोदर के नाना नानी उसे देखकर बड़े खुश हुए। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। दामोदर का भी यही हाल था। दामोदर बहुत मिलनसार था। उससे सबसे मिलना जुलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे गांव के कई हम उम्र बच्चे उसके दोस्त हो गए। वह उनके साथ रोज खेतों में सैर के लिए जाता, उनके साथ खेलता कूदता। उनसे इतना घुल मिल गया कि सभी उसे अपना मानने लगे। दामोदर के उन दोस्तों में जस्सा सिंह भी था। वह बहुत ज़्यादा ही शरारती था। उसके हाथ में हमेशा कोई पत्थर का टुकड़ा होता था। जब भी उसे कोई जानवर नजर आता या पेड़ों पर फल दिख जाता तो वह पत्थर मारने लगता था, और कुछ ना पाता तो वह पत्तियां ही तोड़ने लगता। दामोदर उसे मना करता, उसे ऐसा न करने के लिए समझाता। जस्सा हमेशा अनसुनी कर देता। उस गांव में आमों का एक बहुत बड़ा बाग था जो अपने रसीले आमों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वह पुराने जमींदार का था जिसे अब कल्लन ठेकेदार ने खरीद लिया था। वह किसी को भी अपने आमों के बगीचे के निकट फटकने नहीं देता था। हर आम पर उसकी निगाह रहती थी।
चिड़िया तक उससे डरती थी। गांव के बच्चे उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उन्हें देखता तो दूर से ही डंडा लेकर खदेड़ने दौड़ता था। जस्सा ने एक दिन दामोदर से कहा, अगर वह कल्लन के बाग के रसीले आम उसे भरपेट खिला दे तो वह जो भी कहेगा वह मान जाएगा। वह फिर कभी किसी जानवर को पत्थर नहीं मारेगा, न किसी को सताएगा। दामोदर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम अपनी आदत सुधारने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हें कल्लन के बगीचे के मीठे आम जरूर खिलाऊंगा। मगर जस्सा को पूरा भरोसा था कि दामोदर इसमें सफल नहीं होगा। दूसरे दिन दामोदर अकेला ही कल्लन के बगीचे की ओर चल पड़ा। वह बगीचा चारों तरफ मजबूत बाड़ से घिरा हुआ था। दामोदर ने कुछ आगे बढ़ने के बाद देखा कि बगीचे में प्रवेश द्वार पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। एक दो लोग भीतर बगीचे की देखभाल कर रहे थे। दामोदर को वहां देखकर उस आदमी ने डांटते हुए कहा, इधर क्यों आए हो? यह आम रास्ता नहीं है। दामोदर बोला, मैं तो अपने कल्लन मामा से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो? उस आदमी ने रूखी आवाज में कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मामा कैसे हुआ? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। दामोदर ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, इस गांव में मेरा ननिहाल है, यहाँ मेरे मामा रहते हैं, इस नाते आप भी तो मेरे मामा हुए। कल्लन ने आंखें नचाकर कहा, अच्छा तो इस तरह तुमने मुझे मामा बनाया। दामोदर ने कहा, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ सभी मेरे चाचा हैं और इस गांव में सब मेरे मामा हैं। गांव में अपने दोस्तों से आपका नाम सुना तो मिलने चला आया। कल्लन ने कहा, बातें तुम बड़ी मीठी मीठी करते हो। गांव में आते ही सबको मामा बना लिया। तुम्हारे मामा का क्या नाम है? दामोदर ने नाम बताया। नाम सुनते ही कल्लन ने कहा, खुदा उन्हें सलामत रखे, क्या इंसान है, हमेशा सबका भला करते रहते हैं। अच्छा, तुम्हें मेरा गांव कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मगर मामा सब कहते हैं कि इस गांव की सबसे खास चीज आपके आमों की बाग है। यहाँ के मीठे मीठे आम हैं। सोचा इस बाग को नहीं देखा तो क्या देखा। यह सुनकर कल्लन की छाती गर्व से फूल गई। बोला, ऐसा बाग इधर तुम्हें दूर दूर तक नहीं मिलेगा। आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं। कल्लन ने दामोदर को पूरा बगीचा दिखाया। वहां पर आम की जाने कितनी किस्मों के पेड़ थे। कल्लन ने उसे एक एक पेड़ के बारे में बताया, आमों के स्वाद के बारे में बताया। उसे बताते हुए कल्लन की आंखें खुशी से चमक रही थी। दामोदर ने कहा, मामा आप इन पेड़ों से कितना प्यार करते हो? कल्लन ने कहा, बेटा ये पेड़ आदमी के सबसे बड़े दोस्त होते हैं। उसे मीठे मीठे फल देते हैं, छां और हवा देते हैं, आदमी को जीवन देते हैं। छोटे छोटे पौधों को देखो, और कुछ नहीं तो वे सुंदर सुंदर फूल देते हैं। जैसे इन सारे पेड़ पौधों को लगता है कि हम इस धरती पर आए हैं तो हमें यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। दामोदर ने सिर हिलाया, कहा, सच बात है मामा। बाग दिखाने के बाद कल्लन दामोदर को अपनी झोपड़ी में ले आया। उसे बैठाकर बोला, बेटे जब अपने मामा के पास आए ही हो तो भरपेट यहाँ के रसीले आम खा कर जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? दामोदर ने कहा, मामा आम तभी खाऊंगा जब आप मेरी एक बात मानेंगे। कल्लन ने पूछा, बताओ क्या बात है? दामोदर ने कहा, मामा मैं इतने बढ़िया आम अकेले नहीं, गांव के अपने सभी दोस्तों के साथ खाना चाहता हूँ, जिनसे मुझे इस बाग का और आपका पता चला। गांव के लड़कों का नाम सुनते ही कल्लन बिगड़ गया। बोला, उन शैतानों का नाम मत लो। उन सब ने मेरे बाग को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाहक बेचारे पेड़ों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, ढेला मारते हैं, एक फल की खातिर जाने कितने फल बर्बाद कर देते हैं। दामोदर ने कहा, यही बात तो समझानी है, उन्हें यहाँ लाकर उन्हें पेड़ों का दोस्त बनाना है। कल्लन ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, कल उन्हें भी अपने साथ ले आना, दावत रहेगी। अब तो ये आम खा लो,
कल्लन ने पानी में भिगोए कुछ आम दामोदर के सामने रख दिए। दामोदर ने कहा, मामा जरा पानी से मेरे हाथ धुला दें, गंदे हाथों से फल खाऊंगा तो वे भी गंदे हो जाएंगे। कल्लन ने कहा, भांजे तुम बहुत समझदार हो। दूसरे दिन दामोदर अपने दोस्तों को आमों के उस बाग में ले गया। कल्लन को सामने पाकर वे सभी सहम गए। कल्लन हंसने लगा, बोला, बच्चों घबराओ नहीं, यहाँ खूब खेलो कूदो, मीठे मीठे आम खाओ, मगर कोशिश करना कि पेड़ों को कोई नुकसान ना हो, उन्हें तुम्हारे आने से खुशी हो, दुख ना पहुँचे, उन्हें भी अपने जैसा ही समझो। दामोदर ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों कन्हैया? जस्सा, कल्लन मामा ठीक कह रहे हैं ना? जस्सा सिंह ने अपने हाथ का पत्थर नीचे फेंक दिया। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी जी की लिखी कहानी पेड़ों को मिली सजा। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। या उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। बड़े मजे के दिन थे तब। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है और वहां पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अनार का पेड़ झुककर बूढ़े बाबा को राम राम भी कहता। या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपने संगी साथियों को भी बुला लेता और कुछ ही देर में वहां मीठे आमों का बगीचा ही तैयार हो जाता। लोग खुशी खुशी वहां जाते और पेड़ों से पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूसरे देश के लिए उड़ जाता और ऐसे ही घूमता घामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहां ठहर जाता। कितने मजे के दिन थे। कभी लोगों को अपने ही दरवाजे पर दूर पहाड़ों का कोई पेड़ खड़ा मिल जाता था, या फिर गर्म जलवायु का ही कोई पेड़ घूमता टहलता वहां आ जाता। कभी एक साथ ही विभिन्न मौसम के पेड़ आपस में टकरा जाते, एक दूसरे का हालचाल पूछते, दोस्ती हो जाती तो कुछ दिन साथ साथ रहकर घूम फिर भी लेते, फिर अपनी अपनी जगह की जलवायु में लौट जाते। लोगों को भी बड़ी सुविधा थी। उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीजें मिल जाया करती थी। उन्हें बेल की जरूरत होती तो वे आम के पेड़ से कह देते, भैया इस बार जब घूमने जाना तो बेल के पेड़ को खबर कर देना कि जरा कुछ दिनों के लिए इधर से होता जाए। जिसको जिस पेड़ की जरूरत होती वह दूसरे पेड़ों के जरिए अपना संदेश भिजवा देता। कुछ तो दूर जगहों के रबड़ के पेड़ों या कपास के पौधों को भी दावत भिजवा देते। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को लोग जिम्मेदारियां भी सौंप देते थे। बहुधा लोग शिकार पर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते। जाते समय कह जाते, बरगद बाबा इसका ख्याल रखना। बरगद बाबा भी अपनी जटाएं हिलाकर संकेत में कहते, खुशी खुशी जाओ, चिंता मत करो। बच्चे के माता पिता निश्चिंत होकर बच्चे को बरगद की गोद में छोड़कर चले जाते। सबको एक दूसरे पर बड़ा भरोसा था, मगर बाद में पेड़ अपने घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ज्यादा योग्य हैं। उन्हें लगता था कि वे मनुष्यों से ज्यादा तेज चाल से कहीं भी आ जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, फल फूल पैदा कर सकते हैं। और जब यह सब काम मनुष्यों के बूते का नहीं है, तब फिर वे क्यों उनकी हर बात मानते रहते हैं। इस अहंकार का नतीजा यह हुआ कि वे आपस में भी लड़ने झगड़ने लगे। एक शाम को आम का पेड़ घूम फिर कर लौटा तो उसने देखा कि उसकी जगह किसी बांस के पेड़ ने दखल कर ली है। वे एक दूसरे से लड़ पड़े। लड़ने से आम की कुछ डालें टूटकर गिर पड़ी, जिससे नन्हे नन्हे पौधे कुचल गए। इस तरह बांस ने भी वहां बीज बचाव करने आए लोगों को घायल कर दिया। खूब चीख पुकार मची। फिर किसी तरह सबने समझा बुझाकर दोनों को शांत किया। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी कि वे सब साथ उड़कर
दूर पहाड़ों की ओर चले गए। हरे भरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया। दिन भर गर्म हवाएं चलने लगी, धरती सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। पेड़ों को रोकने के लिए उन्होंने अपनी नजरें आसपास की ओर टिका दी। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहां ठहरने का निवेदन करते। उधर से गुजरते हुए एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई। वो वहां कुछ दिनों के लिए रुक गया। मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहां के लोगों का क्या भला होने वाला था। जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और बरगद के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया। काफी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूम फिर कर फिर लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। मगर वापस लौटकर वे फिर से उधम मचाने लगे। इस बार वे कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए थे। जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते, जब मन होता वे हवा देते। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते, उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे। पेड़ कहते, हम क्यों झुके, हम तुमसे बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं। लोग पेड़ों को घमंड को देखकर चुप हो जाते। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़े। दोनों को टकराने से चिंगारी निकली और इस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। जंगल के सारे पेड़ पौधे उसी आग में जलकर भस्म हो गए। सिर्फ पेड़ पौधे ही क्यों, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जल गए। उस आग में एक छोटा सा बच्चा किसी तरह जलने से बच गया था, मगर दुर्भाग्य से उसके माता पिता दोनों ही जलकर मर गए। वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से व्याकुल होकर धरती माँ ने प्रकट होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वो बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने नाराज होकर पेड़ पौधों को श्राप दिया कि अब से पेड़ पौधे ना कहीं उड़ सकेंगे और ना कहीं जा सकेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उसी दिन से पेड़ों की उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। धरती माता ने सारे पेड़ पौधों को इस तरह से जकड़ लिया कि वे लाख चाहने पर भी नहीं उड़ पाए। जिसने कोशिश की वह उखड़कर गिर पड़ा और सूख गया। इसी सदमे में वे सारे पेड़ गूंगे भी हो गए। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी जी की लिखी कहानी शादी में आई परी। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। गोलू की दीदी की शादी थी। रात में बरसात आनी थी। सब काम में लगे हुए थे, मगर गोलू छोटी थी, इसलिए जब भी वह काम करने जाती सब लोग कहते, गोलू तुम बाहर जाकर खेलो। गोलू कपड़े बदलकर बाहर खेलने चली गई। बगीचे में उसे एक गिलहरी नजर आई। वह उसके पीछे भागी। गिलहरी उसे छकाती हुई दूर एक पेड़ पर चढ़ गई। गोलू ने सोचा वह ऊपर किसी साग पर छिपी होगी। उसने वहीं पड़ा एक कंकड़ उठाकर पत्ते पर फेंका। अरे ये क्या करती हो, ऊपर से आवाज आई। गोलू चौंकी। तभी पेड़ से एक सुंदर लड़की ने उतर कर कहा, पेड़ को चोट लग जाती तो उसे कितना दुख होता, उसमें भी तो जान है, मुझे भी तो चोट लग सकती थी। गोलू बोली, तुम कौन हो? तुम भी मेरी दीदी जैसी सुंदर हो। यहाँ क्या कर रही थी? लगता है तुम भी मेरी दीदी की शादी में आई हो। मैं परी हूँ, बच्चों की दोस्त। जब भी मन करता है बहुत दूर परीलोक से धरती पर आ जाती हूँ। बच्चों से खेलकर फिर लौट जाती हूँ। मैं अभी इस पेड़ पर आराम कर रही थी। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। गोलू ने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? जरूर, पर इस वक्त तो अंधेरा हो गया है, तुम कैसे खेलोगी? चलो तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। परी बोली। तभी जोर से बैंड बाजा बजने की आवाज आई।
परी ने घबरा कर पूछा, ये कैसी आवाज है? लगता है किसी राजा ने हमला कर दिया है। गोलू हंसने लगी, बोली, ये तो शादी का बाजा है, लगता है दीदी की बारात आ रही है। चलो तुम्हें दीदी की शादी दिखाएं, आज तुम हमारी मेहमान हो। परी मान गई। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नजर नहीं आऊंगी। गोलू बोली, वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। परी को लेकर गोलू घर आई। शादी का घर खूब सजा था, चारों तरफ रोशनी थी, खूब भीड़ थी। परी को भीड़ से बचाकर गोलू छज्जे पर ले गई। बहारू में काफी औरतें बारात देखने के लिए खड़ी थीं। गोलू की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ देर बाद बारात आई। बारात में सबको नाचते देख परी को अच्छा लगा, वह भी नाचने लगी। बारात जब और करीब आई तब उसने पूछा, घोड़े पर बैठा या कोई राजा है? गोलू हंसी, बोली, बुद्धू, ये तो जीजा जी हैं, इन्हीं से मेरे दीदी की शादी हो रही है। परी को अचंभा हुआ, बोली, अच्छा, राजा को तुम्हारी दीदी पसंद आ गई होंगी, अपनी सेना लेकर शादी करने आ गए। पहले ऐसे ही होता था, तब ऐसे ही आतिशबाजी छूटती थी, घोड़े नाचते थे, हाथी झूमते थे। गोलू चुप रही, वह आतिशबाजी का खेल देख रही थी। शादी के धूम धड़ाके से परी बहुत खुश हुई, बोली, धन्यवाद गोलू, तुमने दीदी की शादी में मुझे बुलाया, अब मैं जाती हूँ। गोलू चौंकी, अभी कैसे जाओगी? तुमने दावत कहाँ खाई? चलो तुम्हें दावत खिलाते हैं। गोलू उसे पंडाल में ले गई, जहाँ तरह तरह के पकवान सजे थे। ऐसे ऐसे पकवान देखकर परी चकित हो गई। सब लोग खुद ही खाना लेकर खा रहे थे। गोलू ने परी के हाथ में एक बड़ी तस्तरी और चम्मच थमाकर कहा, लो, जो चीज पसंद हो खाती जाओ। परी ने एक तरफ से खाना शुरू किया। उसे सभी कुछ अच्छा लग रहा था, क्या खाए क्या छोड़े। रोटी चावल खाने के बाद रसगुल्ले, जलेबी, हलवा, आइसक्रीम और भी अच्छे लगे। वह खाती चली गई। उसे इस तरह खाते देखकर गोलू को भी मजा आ रहा था। खाते खाते परी का पेट फूलकर ढोल हो गया, उसे नींद आने लगी थी। गोलू बोली, अब चलकर मेरे कमरे में सो जाओ, सुबह जब आँख खुलेगी तब चली जाना। परी मान गई, वह गोलू के बिस्तर पर सो गई। सुबह सुबह उठकर जब उसने उड़ने की कोशिश की तो वह उड़ ही ना पाई। उसने इतना खा लिया था कि वह मोटी हो गई थी, उसका वजन बढ़ गया था। गोलू ने भी उसे देखा तो चौंक गई। दुबली पतली परी गोलू की तरह ही गोल दिख रही थी। परी रोने लगी, बोली, गोलू, अब मैं परी लोग कैसे जाऊं? गोली बोली, घबराओ मत, 2-4 दिन मेरे साथ रहकर खेलो कूदो, फल खाओ, सलाद खाओ, तुम फिर से दुबली हो जाओगी, मेरी दीदी जैसी। परी मान गई। अब वह रोज सुबह उठकर गोलू के साथ पार्क में दौड़ती, फिर उसके साथ रस्सी कूदती, दोपहर को चोर सिपाही खेलती, अक्कड़ बक्कड़ खेलती, शाम को पिट्ठू। एक रात को जब वह गोलू के साथ बैडमिंटन खेल रही थी तो भैया ने कहा, वाह, तुम तो अकेले अकेले बहुत अच्छा खेल रही हो, ऐसा लगता है तुम्हारे साथ कोई और है। हाँ है, मगर तुम उसे देख नहीं पाओगे। गोलू बोली। भैया हंसे, बोले, मुझसे मजाक करती हो? ठीक है, तुम हवा से खेलो। यह कहकर भैया भीतर चले गए। यह देखकर परी भी गोलू के साथ खूब हंसी। परी कुछ दिन गोलू के साथ खेल कूद कर सलाद, फल और फुलके खाकर पहले की तरह पतली और हल्की हो गई। अब वह मजे से उड़ सकती थी। परी बोली, धन्यवाद गोलू, अब मैं जाती हूँ। फिर कब मिलोगी? गोलू ने पूछा। परी हंसकर बोली, तुम्हारी शादी में राजकुमार जैसा दूल्हा देखने आऊंगी। परी के जाने के बाद गोलू उदास हो गई। उसके भैया ने कहा, बेचारी अपनी दीदी के ससुराल जाने से बहुत दुखी है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं अमर गोस्वामी जी की लिखी कहानी पिकनिक पर धमाल, सीटी का कमाल। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। उस दिन चिंटू अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे पिकनिक पर गया हुआ था। उसने अपने दोस्तों टिंकू और नीरज को भी साथ ले लिया था। इन तीनों दोस्तों में बड़ी पड़ती थी, इसलिए वे जहाँ भी जाते थे
कोशिश करते थे कि सब साथ साथ ही जाएं। बिना एक दूसरे के किसी का मन ही नहीं लगता था। चिंटू के माता पिता इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने भी चिंटू के दोस्तों को ले चलने में कोई आनाकानी नहीं की। पिकनिक में तीनों दोस्तों को बड़ा मजा आया। वहाँ कुछ और भी बच्चे आए हुए थे। उन सब से आपस में दोस्ती होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उनमें से कोई बच्चा अपने साथ एक बड़ी सी रंग बिरंगी गेंद लाया था। सब मिलकर उसी गेंद से खेलने लगे। खेलते खेलते वह गेंद अचानक उछलकर थोड़ी दूर चली गई। सब बच्चे उसे पकड़ने दौड़े। जो बच्चा सबसे आगे दौड़ रहा था, अचानक उसका बायां पैर जमीन में धंस गया। उसने अपने बाएं पैर को निकालने के लिए जोर लगाया तो उसका दायां पैर भी धंस गया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि नीचे से कोई उसे पकड़कर धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। वह बच्चा बुरी तरह घबरा गया और रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर चिंटू चिल्ला पड़ा, खबरदार, कोई आगे न बढ़ना, वहां भयंकर दलदल है। डर के मारे सभी बच्चे जो जहां थे वहीं रुक गए। सभी चीखने चिल्लाने लगे, कोई कोई तो रोने भी लगा। बच्चों का शोरगुल सुनकर उनके माता पिता भी वहां दौड़े आए। धीरे धीरे दलदल में समाते हुए बच्चे को देखकर सभी हक्के भक्के रह गए। एकाएक किसी की समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन सभी के सामने यह सवाल था कि अब क्या हो। उस दलदल में डूबने से बच्चे को कैसे बचाया जाए। जब सब इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे, चिंटू अपने दोस्तों टिंकू और नीरज के साथ उस बच्चे को बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। तभी उसकी नज़र नदी किनारे पड़े हुए एक लंबे बांस पर पड़ी। वे उसे उठा लाए। उन्होंने बांस का एक सिरा दलदल में फंसे हुए बच्चे के हाथ में थमाकर उसे जोर से पकड़ने के लिए कहा। वो बच्चा डर के मारे उस बांस से लिपट गया। उस बांस को तभी झटपट वहां पर खड़े लोगों ने पकड़कर बाहर खींच लिया। वहां खड़े सभी लोग चिंटू, टिंकू और नीरज की प्रशंसा करने लगे। अचानक कुछ सोचते हुए चिंटू ने कहा, पिताजी, यह दलदल तो बड़ी खतरनाक जगह है। जिसे नहीं मालूम होगा वो यहाँ आकर फंस जाएगा। नीरज ने कहा, हम लोग यहाँ एक तख्ती क्यों नहीं लगा दें जिस पर लिखा हो, सावधान, आगे भयंकर दलदल है। चिंटू और टिंकू ने कहा, हाँ, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। उन तीनों ने तुरंत मिठाई वाला खाली डिब्बा फाड़कर उसके साफ हिस्से पर पेन से सावधान, खतरा है लिख दिया और उसी बांस के साथ बांधकर वहीं गाड़ दिया। यह सब करते करते शाम हो गई। बच्चों ने अपना सामान सहेज लिया और चल पड़े। उन्हें थोड़ी दूर तक पैदल चलकर पक्की सड़क पर बस का इंतजार करना था। चिंटू के पिता ने कहा, समय पर बस ना पकड़ पाए तो सभी को रात सड़क पर ही बितानी पड़ेगी और जानते ही हो, ऐसे जंगली इलाके में चोर डाकुओं की कमी नहीं होती। हमें जल्दी चलना चाहिए। ये सुनकर तीनों बच्चे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे, मगर टिंकू रह रह कर पिछड़ जाता था। कल ही उसने नया जूता खरीदा था। जूते ने उसके पाँव में छोटा सा घाव कर दिया था, इसलिए वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसे सबसे 7 कदम मिलाकर चलना मुश्किल लग रहा था। जिधर से वे लोग गुजर रहे थे उधर जंगली झाड़ियों और पेड़ों की भरमार थी। शाम अभी हुई ही थी, लेकिन वहां पर पेड़ों के कारण हल्का अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसे समय अचानक झाड़ियों की ओर से 2 आदमी झटपट बाहर निकल आए और उनमें से एक ने चिंटू के पिता के सीने पर पिस्तौल सटाते हुए कहा, पिकनिक से लौट रहे हो बाबू? जो कुछ भी माल है सीधे से धर दो, कुछ हम लोगन को भी पिकनिक हो जाए। चिंटू के पिता ने डपट कर कहा, कौन हो तुम लोग? उस बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने कहा, कोई फायदा नहीं बाबू, जान माल की सलामती चाहते हो तो यहाँ सब कुछ रख दो। चिंटू की माँ ने कहा, दे दो सब। इस समय बच्चों के साथ चुपचाप निकल जाने में ही खैरियत है। यह कहकर उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वे हैरान रह गई। बच्चों का कहीं पता ही नहीं था। ठीक उसी समय सीटियों के शोर से जंगल गूंज उठा। साथ ही साथ पकड़ो पकड़ो, डाकू हैं, देखो जाने ना पाए का शोरगुल भी होने लगा।
सीटियों की आवाज सुनते ही वह मुच्छल डाकू घबरा गया। उसने अपने साथी से कहा, लगता है पुलिस आ गई है, भागो। यह कहकर दोनों जिधर से आए थे उधर ही कहीं गुम हो गए। तभी आसपास की झाड़ियों से हंसते हुए चिंटू, टिंकू और नीरज बाहर निकल आए। चिंटू ने कहा, देखा पिताजी, डाकू कैसे भाग गए। अच्छा, तो यह तुम लोगों की कारस्तानी थी, चिंटू की माँ बोली। मैं तो सचमुच घबरा गई थी, मगर तुम लोग मौके पर गायब कहाँ हो गए थे। चिंटू ने हंसते हुए कहा, दरअसल यह टिंकू के जूते का कमाल है। वह लंगड़ाता हुआ पीछे रह गया था। उसे पीछे देखकर मैं और नीरज उसका साथ देने के लिए रुक गए। तभी हमने डाकुओं को देखा। नीरज के जेब में उसकी सीटी थी। बस फिर क्या था, हम लोग उसे बजाने लगे और फिर तो आपने उस सीटी का कमाल देख ही लिया। यह सुनकर चिंटू के माता पिता हंसने लगे। बोले, साथ में शेर बच्चे रहें तो खतरा हो ही नहीं सकता। हमें अपने बच्चों पर गर्व है। नीरज ने कहा, अब जल्दी चलकर बस पकड़नी चाहिए। अगर वह छूट जाएगी तो सारा कमाल गड़बड़ा जाएगा। उसकी बात सुनकर एक जोरदार ठहाका लगा और वे सभी तेज कदमों से बस पकड़ने के लिए चल पड़े। टिंकू भी अब लंगड़ाने के बावजूद लगभग दौड़ ही रहा था। धन्यवाद।